हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, स्कोर क्लेवर से आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का हमारा ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। आज है 23 सितंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आज के दोनों एडिटोरियल्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। और हाँ, एक गुड न्यूज़, इन एडिटोरियल से निकाले गए सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला एडिटोरियल है मैसूरू दशहरा फेस्टिवल पर। टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द मैसूरू दशहरा फेस्टिवल। सब टाइटल कहता है There can be no restriction in a public event on the basis of religion। इसका मतलब है कि किसी भी पब्लिक इवेंट में धर्म के आधार पर कोई रोक-टोक नहीं हो सकती। चलिए डाइव इन करते हैं। The Supreme Court of India recently reaffirmed that secularism is a fundamental principle and part of the basic structure of the Constitution of India। यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात को फिर से कंफर्म किया है कि सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। While this is a welcome restatement, it is concerning that the court has to periodically reiterate this foundational aspect of Indian nationhood। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि कोर्ट ने ये दोहराया, पर यह चिंता की बात है कि कोर्ट को बार बार इंडियन नेशनहुड के इस बेसिक एस्पेक्ट को याद दिलाना पड़ रहा है। मतलब कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं। The need arose from a misguided petition that sought to communalize a moment of celebration for all Indians। इसकी ज़रूरत एक मिसगाइडेड मतलब एक गलत पिटिशन की वजह से पड़ी, जिसने सभी भारतीयों के लिए सेलिब्रेशन के एक पल को कम्युनलाइज यानी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। The Karnataka government had invited International Booker Prize winning Kannada writer Banu Mushtaq, who is Muslim, to inaugurate the Mysuru Dasara festival at the Chamundeshwari temple, which she did on Monday। हुआ ये कि कर्नाटका सरकार ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर कन्नड़ लेखक बानु मुश्ताक, जो एक मुस्लिम हैं, को मैसूरू दशहरा फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए इनवाइट किया था और उन्होंने मंडे को उद्घाटन किया भी। This festival, a state-sponsored cultural event that is not purely religious, serves as an occasion for all communities to come together and share in the joy of the festival। ये त्योहार, जो सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एक कल्चरल इवेंट है और पूरी तरह से धार्मिक नहीं है, सभी कम्युनिटीज़ के लिए एक साथ आने और त्योहार की खुशियों को शेयर करने का एक मौका होता है। The petition filed in the court alleged that Ms. Mushtaq's participation violated Articles 25 and 26 of the Constitution, which guarantees freedom of religion। कोर्ट में जो पिटिशन फाइल की गई, उसमें आरोप लगाया गया कि मिस मुश्ताक का इसमें शामिल होना संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। मतलब कुछ भी। A bench of Justices Vikramnath and Sandeep Mehta rightly dismissed the petition, clarifying that the Dasara festival is a state event, not a private religious ceremony। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता के बेंच ने बिल्कुल सही किया, पिटिशन को खारिज कर दिया और ये क्लियर किया कि दशहरा फेस्टिवल एक सरकारी कार्यक्रम है, कोई प्राइवेट धार्मिक समारोह नहीं है। The court emphasized that the state cannot discriminate based on religion when organizing public events and questioned whether the petitioner had even read the Constitution's preamble, which unambiguously promotes equality and secularism। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते समय सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, और पिटिशनर से सवाल भी किया कि क्या उन्होंने संविधान का प्रियम्बल पढ़ा भी है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। क्लासिक, मतलब कोर्ट ने सीधे सीधे पूछ लिया, भाई प्रियम्बल पढ़ा है कभी? The Karnataka High Court had previously upheld the government's decision, stating that a person of one faith participating in the events of another does not violate anyone's constitutional right। इससे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि एक धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म के कार्यक्रम में हिस्सा लेना किसी के भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। The constitutional right to practice and profess religion cannot be interpreted as a right to restrict others from participating in a faith's practices। धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का जो संवैधानिक अधिकार है,
उसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि आप दूसरों को अपने धर्म की प्रैक्टिसेस में हिस्सा लेने से रोकें। Restricting participation in any public gathering based on religion is indefensible in a pluralistic society. किसी भी पब्लिक गैदरिंग में धर्म के आधार पर पार्टिसिपेशन को रोकना एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी यानी विविधता वाले समाज में बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। Although some places of worship still limit access to certain groups, such practices remain a source of legal and ethical debate. हालांकि कुछ पूजा स्थल अभी भी कुछ ग्रुप्स के लिए एक्सेस को लिमिट करते हैं, लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस लीगल और एथिकल डिबेट का विषय बनी हुई हैं। Those who perceive a threat to their religion from someone who is voluntarily and happily joining its festivities are either cynical or cunning. जो लोग अपने धर्म के लिए खतरा महसूस करते हैं, वो भी उस इंसान से जो अपनी मर्जी से और खुशी खुशी उनके त्योहार में शामिल हो रहा है। वो लोग या तो सिनिकल हैं, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, या फिर कनिंग है, मतलब चालाक हैं। In fact, over many centuries and across geographies, festivals and pilgrimages have united India's diverse population, often transcending social barriers. असल में सदियों से और अलग-अलग जगहों पर त्योहारों और तीर्थ यात्राओं ने भारत की डाइवर्स पॉपुलेशन को जोड़ा है और अक्सर सोशल बैरियर्स को भी तोड़ा है। The acceptance of this shared mixed cultural heritage is a common thread among all Indian political parties, even amid their disagreements. इस shared mixed cultural heritage को स्वीकार करना सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक कॉमन थ्रेड है, उनके आपसी मतभेदों के बावजूद। However, a new group of political opportunists is exploiting this harmony by creating communal rifts, turning the logic of coexistence on its head. लेकिन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट्स का एक नया ग्रुप सांप्रदायिक दरारें पैदा करके इस हार्मनी का फायदा उठा रहा है और कोएग्जिस्टेंस यानी साथ रहने के लॉजिक को ही उल्टा कर रहा है। As the Supreme Court has demonstrated, these individuals need to be held accountable. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, ऐसे लोगों को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। Wow, what a powerful editorial! चलिए दूसरे एडिटोरियल पर जंप करने से पहले एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एस्पिरेंट्स, क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट रट के थक गए हैं? तो फिकर नॉट, स्कोर क्लेवर लाया है अपना रेवोल्यूशनरी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने एक ऐसी यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप एक बार सीखेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर। तो अभी डाउनलोड करें स्कोर क्लेवर ऐप। और हाँ, हमारा ये न्यू पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज शो सम लव। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। हमारा दूसरा एडिटोरियल है इंडियन इकोनॉमी की प्रिडिकमेंट यानी मुश्किल स्थिति पर। टाइटल है कंजम्पशन कनंड्रम ऑन द इंडियन इकोनॉमीज प्रिडिकमेंट। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली या मुश्किल सवाल। सब टाइटल है हाउस होल्ड स्पेंडिंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी बट इट नीड्स अ जंप स्टार्ट, यानी घरों में होने वाला खर्च इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, लेकिन इसे एक जंप स्टार्ट मतलब एक तेज शुरुआत की जरूरत है। The government's push this year to spur consumption in the economy is a much-needed policy reprioritization at a time when several other engines of growth are either flagging or plateauing. इस साल सरकार का इकोनॉमी में कंजम्पशन यानी खपत को बढ़ाने का जो पुश है वो एक बहुत ज़रूरी पॉलिसी रीप्रायोरिटाइजेशन है, क्योंकि ग्रोथ के दूसरे इंजन्स या तो फ्लैगिंग मतलब कमज़ोर पड़ रहे हैं या प्लेटोइंग मतलब एक जगह आकर रुक गए हैं। The economy is a composite of household consumption, private investment, government expenditure and net exports. हमारी इकोनॉमी 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। हाउसहोल्ड कंजम्पशन जो हम आप खर्च करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज का निवेश, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्चा और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। Of these, only government expenditure has witnessed a robust growth over the past few years, thanks to the Modi government's infrastructure push. इनमें से पिछले कुछ सालों में सिर्फ सरकारी खर्चे में ही रोबस्ट यानी मजबूत ग्रोथ देखी गई है और इसका क्रेडिट जाता है मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को। It has also made available interest-free loans to states to do the same. सरकार ने राज्यों को भी ऐसा ही करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हैं।
However, as Finance Minister Nirmala Sitharaman has indicated in the last two union budgets, even though the centre will increase its capital expenditure, it will not be at the blistering rate of 30-35% that the early post-COVID-19 pandemic years saw. लेकिन जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले 2 यूनियन बजट्स में संकेत दिया है, भले ही केंद्र सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, पर ये उस ब्लिस्टरिंग रेट यानी बहुत तेज 30-35% की दर से नहीं होगा जो पोस्ट कोविड के शुरुआती सालों में देखा गया था। The government has other developmental and defense priorities that need funds too. सरकार की और भी डेवलपमेंटल और डिफेंस प्रायोरिटीज हैं जिनके लिए भी फंड चाहिए। It is time for the private sector कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाए। Private investment has grown, but not nearly at the rate needed to move India from 6 to 6.5% growth to the more than 8% needed to meet the targets. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो है, पर उस रेट से नहीं बढ़ा जिसकी ज़रूरत भारत को 6 से 6.5% ग्रोथ से 8% से ज़्यादा की ग्रोथ पर ले जाने के लिए है। Given that industrial capacity utilization has not crossed 80% since March 2011, the only way to induce more private investment is to increase demand substantially. ये देखते हुए कि मार्च 2011 के बाद से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% से ज़्यादा नहीं हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है डिमांड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना। Net exports, especially merchandise, are struggling due to global uncertainty around trade and the US's 50% tariffs imposed on Indian imports. Net exports, खासकर सामान, ट्रेड को लेकर ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ भी लगा दिया है। थैंक्स अमेरिका। That is, demand from abroad is petering out, which leaves household consumption to do the heavy lifting. इसका मतलब है बाहर से आने वाली डिमांड पीटरिंग आउट यानी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिससे सारा हेवी लिफ्टिंग यानी भारी काम अब हाउस होल्ड कंजम्पशन को ही करना पड़ेगा। There are two ways to encourage people to spend, increasing their incomes और lowering prices. लोगों को खर्च करने के लिए एनकरेज करने के 2 तरीके हैं, या तो उनकी इनकम बढ़ा दो या चीज़ों के दाम कम कर दो। The GST rate reforms with effect from September 22 are a significant step in executing the latter. सितंबर 22 से लागू हुए जीएसटी रेट रिफॉर्म्स दूसरे वाले तरीके यानी दाम कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। According to a study published by FICCI, more than 3/4 of rural monthly expenditure will attract either nil or 5% GST rates. FICCI की एक स्टडी के अनुसार अब रूरल एरिया के मंथली एक्सपेंडिचर के 3/4 हिस्से पर या तो निल या 5% जीएसटी लगेगा। दिस वॉज प्रीवियसली 56%, पहले ये 56% था। For urban Indians, this proportion has been increased from half to 2/3 और शहरी भारतीयों के लिए ये proportion आधे से बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया है। On the income side, the government tried to put more money in people's pockets by reducing income tax rates in budget 2025. इनकम की बात करें तो सरकार ने बजट 2025 में इनकम टैक्स रेट कम करके लोगों की जेब में ज्यादा पैसे डालने की कोशिश की। This was a welcome and necessary step, although it is not enough to encourage a change in spending behavior. ये एक अच्छा और ज़रूरी कदम था, हालांकि ये लोगों के स्पेंडिंग बिहेवियर को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। People are more likely to save than spend that extra amount. लोग उस एक्स्ट्रा अमाउंट को खर्च करने के बजाय सेव करने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, राइट? एक्स्ट्रा पैसा एफडी करवा दो। The other way disposable income will rise substantially is if companies decide to increase wages. Disposable income को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि कंपनी सैलरी बढ़ाने का फैसला करे। However, apart from a few niche sectors, India has an oversupply of labor and wages will simply not grow fast enough. लेकिन कुछ नीश सेक्टर्स को छोड़कर भारत में लेबर की ओवर सप्लाई है और इसलिए वेजेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। देयर इज ऑल्सो अ स्किल डेफिसिट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। इसके अलावा एक स्किल डेफिसिट यानी स्किल्स की कमी भी है जिसे तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट प्रिडिकमेंट दैट द इंडियन इकोनॉमी फाइंड्स इटसेल्फ इन। यही वो दुर्भाग्यपूर्ण प्रिडिकमेंट यानी मुश्किल स्थिति है जिसमें इंडियन इकोनॉमी खुद को पाती है। Consumption is the only driver of growth that is largely immune to global factors. Consumption ही ग्रोथ का एकमात्र ड्राइवर है जो ग्लोबल फैक्टर से काफ़ी हद तक इम्यून यानी सुरक्षित है।
But it also has high inertia, needing relatively more fiscal investment before it can get a jump start. लेकिन इसमें high inertia भी है, मतलब ये जल्दी स्टार्ट नहीं होता और इसे जंप स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फिस्कल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ खत्म होता है आज का सत्र और ये थे हमारे आज के 2 एडिटोरियल। अब इतने सारे टफ वर्ड्स को लेके चिंतित मत होइए, हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। टफ वर्ड्स को मास्टर करने के लिए आपको हमारे एडिटोरियल वोकैब लीग में शामिल होना होगा। ये है एडिटोरियल वोकैब का IPL, जो होता है हर शाम 7 बजे लाइव हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। इसमें होती है मंथली लीग, स्कोर्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो इंतजार किस बात का? ज्वाइन द लीग, compete with fellow aspirants and become a vocab champion। चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मैं नेहा आपसे मिलूंगी कल फ्रेश एडिटोरियल्स के साथ और बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।